उत्तराखंड जलप्रलयात आतापर्यंत 29 जणांचा मृत्यू झालाय, तर अजूनही 170 जण बेपत्ता आहेत। तपोवनच्या बोगद्यात अजूनही 35 जण अडकल्याची माहिती मिळते आहे। या सगळ्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे। एनडीआरएफ, लष्कर आणि एसडीआरएफ कडून हे बचाव कार्य सुरू आहे। बोगद्याच्या आत एक स्कॉर्पिओ, एक बोलेरो आणि एक जेसीबी आहे। त्यामुळे बोगद्यात अडकलेले सर्वजण या वाहनांमध्ये बसले असण्याची शक्यता आहे। ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा एक अधिकारीही आत अडकलाय, त्याशिवाय 2 अभियंते आणि बाकी कामगारही बोगद्यात अडकल्याची माहिती आहे। उत्तराखंडमध्ये गेल्या 7 ते 8 वर्षांपासून निसर्ग रौद्र रूप दाखवतोय। याआधी केदारनाथमध्ये महाप्रलय आला होता, आता तपोवनमध्ये मोठी दुर्घटना घडली आहे। त्यामुळे ही सगळी संकट निर्माण होत आहेत का असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत। केदारनाथचा महाप्रलय जवळून पाहणारे आणि तसं सविस्तर विश्लेषण करणारे ऋषिकेश जोशी यांच्याशी सविस्तर संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी। उत्तराखंडमध्ये 7-8 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा निसर्गाने आपलं रौद्ररूप दाखवलेलं आहे। आधी केदारनाथचा प्रलय आणि त्याच्यानंतर तपोवनमध्ये हिमकडा कोसळून झालेली दुर्घटना आणि सातत्यानं निसर्गाशी आपण खेळतोय का हे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत। कारण उत्तराखंडला देवभूमी म्हटलं जातं, निसर्गाने इथं भरपूर दिलेलं आहे। हिमालयाच्या पर्वतरांगा या ठिकाणी आहेत, मात्र याच ठिकाणी मानवाच्या प्रगतीचा इतिहास जो आहे तो जेव्हा लिहिला जातोय त्यावेळी असे कॉन्फ्लिक्ट जे आहेत ते होताना दिसत आहेत। आणि या सगळ्या ज्या घडामोडी घडत आहेत, उत्तराखंडमध्ये जे बदल घडत आहेत ते सगळे जवळून अनुभवणारे हृदयेश जोशी जे आधी NDTVला काम करत होते, नंतर आता ते फ्रीलान्स इंडिपेंडंट जर्नलिस्ट म्हणून काम करत आहेत आणि त्यांनी केदारनाथच्या प्रलयावरती रेज ऑफ रिव्हर नावाचं एक पुस्तक सुद्धा लिहिलेलं आहे। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। हृदयेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 7-8 साल के बाद फिर एक दुर्घटना, तो क्या कारण मानते हैं आपको? ये आप यहाँ पे जब आए तो क्या देखा आपने? देखिए, मैं पहली बात ही कहना चाहता हूँ, 8 साल बाद ये दुर्घटना आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपके कैमरा सहयोगी दिखाएंगे जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, इनको देखने से पता चलता है कि जो दुर्घटनाएं 7-8 साल बाद नहीं हुई हैं, दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं और उनमें प्रभावित होने वाले लोग जो हैं बहुत गरीब लोग हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो दुर्घटना तो जो केदारनाथ की हुई थी 2013, उससे पहले उसी जगह पे ऊखीमठ जो केदारनाथ का विंटर होम है, वहाँ 28 लोग मरे थे और उसकी कोई 2012 की कोई रिपोर्टिंग नहीं। 2013 की इसलिए हो गई क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग मरे और दिल्ली मुंबई के लोग फंसे हुए थे, तो इसलिए उसकी रिपोर्टिंग हो गई। अभी ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये नंदा देवी नेशनल पार्क के बाहर का इलाका है और बहुत संवेदनशील इलाका है। और आप देखिए इसका क्या हाल हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ एक तो प्राकृतिक आपदा है, उसको आप रोक नहीं सकते। एक यह है कि उससे निपटने के लिए आपने क्या एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है, जिससे जो है या आपने क्या सावधानियां बरती हैं। तो बार बार जो सवाल यहाँ पर लोग उठा रहे हैं, स्थानीय लोग भी उठा रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं, तो वो यही उठा रहे हैं कि आप इस इलाके को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते और इसके लिए आपको एक कंजर्वेशन प्लान बहुत स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। केदारनाथ का जो प्रलय था वो भी आपने देखा था, अब की जो स्थिति है उसमें जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ी हुई देखी मैंने, क्योंकि 2013 में उतनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने चक्रवाती तूफान कवर किए थे, हुदहुद है, फाइलिन है या नेपाल का भूकंप है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ी है। अब यहाँ देखना होगा, बदकिस्मती ये है कि ये 2-3 दिन से लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद इस टनल को नहीं खोल पा रहे हैं। और आपने खुद देखा होगा पूरा गाद टनल के अंदर भरा है और मशीनों से भी नहीं निकाला जा रहा है, तो उन लोगों की जान की सबको फिक्र है। डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन ये समझ नहीं विकसित हुई है, सुधरी है कि हमको हर जगह हम सब कुछ नहीं कर सकते। और नेचर से जो कॉम्बैट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों से, मैं तो पत्रकार हूँ, बात करके कह रहा हूँ, जो नेचर से हर समय ये होता है ना, हम नेचर से लड़ लेंगे। नेचर को आपको ये उसके साथ कोएग्जिस्ट करना सीखना पड़ता है। तो हमेशा ये होता है कि हम कुछ बना देंगे रोकने के लिए, वो जो तटबंध आप बनाते हैं वो टूट जाता है। देखिए इसमें कौन सा तटबंध रोकता है इसे? पहाड़ का तोड़ने का जो काम चल रहा है, रास्ते बन रहे हैं, उसमें भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कल आपने एक ट्वीट किया था, उसमें लिखा गया था कि कैसे मतलब नियमों के तहत। मैंने वो ट्वीट इसलिए किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि केदारनाथ आपदा जो आई उसमें उसको बिगाड़ने में इस तरह की मग डंपिंग जो हो रही है, जिसमें डैम्स को लेकर खासतौर पर बात थी, उसका बड़ा रोल है। कि मग डंपिंग, आप मग देखिए ना, कितना मग आपने खुद देखा होगा, रास्ते में इकट्ठा करते हैं सड़क के किनारे, फिर उसे नदी में डाल देते हैं, तो नदी का रिवर बेड तो उठेगा। तरीके से नहीं हो रहा है। अगर पहाड़ को काट, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स में साफ लिखा हुआ है कि आप ऐसे डंपिंग यार्ड बनाएंगे, इसको नदी में नहीं डालेंगे, और नदी में डाला जाता है, नंबर 1। नंबर 2,
जो है आपको एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को लेकर कई विवाद हुए हैं। जहाँ पर जो लोग नहीं रहते, जहाँ पर वहाँ कहा जा रहा है यहाँ रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ डैम बना के कहा जा रहा है नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विवाद हैं। विकास और पर्यावरण, प्रगति और निसर्ग, इसका एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में? वो हर जगह दिख रहा है। वो आपके महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, वेस्टर्न घाट्स में क्या हो रहा है, सुंदरबंस में भी दिखाई दे रहा है, ईस्ट कोस्ट में भी दिख रहा है, केरला में भी दिख रहा है, वो यहाँ भी दिख रहा है। तर हे होते हृदयेश जोशी, जे फ्रीलान्स जर्नलिस्ट म्हणून काम करतात आणि त्यांनी सविस्तरपणे सांगितलं की नेमकं या ठिकाणी कसं काम सुरू आहे आणि उत्तराखंडमध्ये केदारनाथच्या प्रलयानंतर सुद्धा फारशी स्थिती बदललेली नाही आहे. कारण हे सगळे जे डॅम्सचं काम चालू आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीनं या ठिकाणी जे आक्रमण होतं आहे मानवाचं, त्याच्यामुळे अशा पद्धतीनं वारंवार दुर्घटना घडत आहेत. कॅमेरामॅन मनोज त्रिपाठीसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, तपोवन, उत्तराखंड. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.